नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जीके फिजिकल वर्ल्ड पर। तो आइए फिर से हम फिजिक्स के उस न्यूमेरिकल की बात करते हैं जो बहुत ही जटिल होते हैं। क्लास 9th के इस भौतिकी में आज मोशन चैप्टर यानी कि गति चैप्टर का दूसरा नंबर सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। कहता है सवाल में कि किसी यात्रा को शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि यात्रा में 8 घंटे समय लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो सवाल में हमें क्या क्या दिया हुआ रहता है उसको खोज के लिखना होता है। तो देखिए सवाल में स्पष्ट कहा गया था कि जिस टाइम यात्रा करना प्रारंभ किया गया था तो उस टाइम उसका ओडोमीटर प्रदर्शित कर रहा था कितना 2000 किलोमीटर और यात्रा समाप्ति पर उसका ओडोमीटर बता रहा था 2400 किलोमीटर। तो इस दौरान कार द्वारा जो टोटल दूरी तय किया गया था वो हमारा कितना निकला, यहाँ पे 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर कैसे निकला, तो आप अंतिम में जितना दिखा रहा था प्रारंभिक को अंतिम में घटा दिए तो आपका निकला 400 किलोमीटर। उसके बाद कहता है इस यात्रा को 8 घंटे में पूरा करता है, यानी कि इस यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगता है 8 घंटा। तो यहाँ कार द्वारा लिया गया कुल समय कितना है 8 घंटा। फिर देखिए कहा गया है कि औसत चाल निकालिए और किलोमीटर प्रति घंटा में। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला आप लोग भली भांति जानते हैं। तो औसत चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लिया गया समय। तो यहाँ पे टोटल दूरी तय किया गया है 400 किलोमीटर और समय कितना लिया गया है 8 घंटा। 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय किया गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे तय की गई कुल दूरी है 400, दूरी तय करने में लिया गया समय है 8 घंटा। तो 400 बटे 8 इसको आप कटाएंगे तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अब कहता है कि इसी औसत चाल को मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करें। मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करें। तो मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करने के लिए हमें एक ट्रिक को अपनाना होता है। तो इसमें एक ट्रिक है कि जब भी आप किलोमीटर प्रति घंटा को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो आपको गुना करना होता है ना। गुना करना होता है किससे, 5/18 से। और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए आपको गुना करना होता है 18/5 से। तो यहाँ देखिए ये किलोमीटर है ना, किलोमीटर को हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में एक्सचेंज करेंगे। तो किससे गुना करना पड़ेगा 5/18 से। तो 50 को आप 5/18 से गुना करेंगे तो कुल मिला करके आपका 125/9 आएगा। फिर 9 से 125 में भाग दीजिएगा तो 13.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपका मीटर प्रति सेकेंड में कार का औसत चाल निकला। चलिए आगे देखते हैं इसी तरह का सवाल। ये आपका रहा तीसरा नंबर सवाल, जिसमें कह रहा है उषा 90 मीटर लंबे तरन ताल यानी जिसको बोलते हैं आप स्विमिंग पूल में तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती हैं। सरल रेखीय पथ का मतलब होता है एक सीधे रास्ता पे जाती हैं और जिसकी लंबाई है 90 मीटर। ये है 90 मीटर तथा वापस जाती हैं, इधर से जाती हैं फिर उधर से वापस आती हैं। तो आने और जाने में कुल कितना दूरी तय किया, 90 मीटर जाने में और 90 मीटर आने में। तो 90 कितना हो गया 180। तो इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती हैं। तो उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं उषा कुल कितनी दूरी तय की है आने और जाने में, कुल मिला करके 180। 180 में क्या हुआ 90 जाने में लगा है और 90 आने में लगा है। तो कुल मिला करके 180 मीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये आपका दूरी मीटर में दिया है और समय देखिए यहाँ पे इस 180 मीटर की दूरी को तय करने में समय यहाँ पे लिया गया है देखिए 1 मिनट है ना।
तो 1 मिनट समय लिया गया है। जब आपका दूरी मीटर में दिया रहे तो आप समय को हमेशा सेकेंड में लेंगे, समझ गए। तो आइए इस 1 मिनट को सेकेंड में बदलते हैं। तो सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग 60 से गुना करते हैं। मिनट को अगर सेकेंड में बदलना होता है तो 60 से गुना करते हैं। तो 1 मिनट बराबर हो जाता है 60 सेकेंड। चलिए अब ये हमारा दूरी मीटर में आ गया और समय सेकेंड में आ गया। आइए औसत चाल निकालते हैं। तो कहता है औसत चाल बराबर सूत्र होता है तय की गई कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लिया गया समय। उसके बाद आपका कुल दूरी है 180, है ना। उसके बाद लिया गया समय कितना है 60 सेकेंड। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप 60 से 180 में भाग देंगे तो आपका 3 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा। यानी कि औसत चाल कितना आ गया 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है इसी सवाल में यहाँ पे देखिए कह रहा है औसत वेग ज्ञात कीजिए, है ना। तो औसत वेग और वेग का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय। तो औसत वेग बराबर भी फॉर्मूला वही होगा। औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो देखिए यहाँ पे सवाल में स्पष्ट यहाँ पे सिर्फ दूरी दिया हुआ है ना, वस्तु का विस्थापन नहीं दिया है। तो चलिए यहाँ पे देखिए विस्थापन जब नहीं दिया है तो इस कंडीशन में आप औसत वेग कैसे निकालेंगे। तो विस्थापन का मान हम अपने मन से रखेंगे 0। उसके बाद समय जो दिया हुआ है इसमें 60 सेकेंड, उसका यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो आप इसको कटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि विस्थापन 0 था, समय 60 सेकेंड था। तो औसत वेग का मान यहाँ पे देखिए आपका कितना निकला 0, समझ गए। तो ये सवाल आपका तीसरा नंबर कंप्लीट हो जाता है। आइए चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात करें। तो आइए सबसे पहले सवाल में देखते हैं कि हमारे सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए पहले यहाँ पे दूरी दिया हुआ है 30 किलोमीटर, है ना, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इस दूरी को तय किया गया है ना। उसके बाद फिर देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये फिर 30 किलोमीटर की दूरी तय किया है। यानी कि 2 दूरी दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ और एक यहाँ, और दोनों दूरी क्या है सेम है, और 2 स्पीड भी यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो आइए देखते हैं। पहले दूरी को हम लोग मान लेते हैं S1 और दूसरे दूरी को मान लेते हैं S2। उसके बाद देखिए चाल यहाँ पे दिया हुआ है 2 चाल। पहला चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद दूसरा चाल दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें आपको करना क्या होता है, हम इसको मान लेते हैं चाल को V1, पहले चाल को V1 मान लिए और दूसरे चाल को V2 मान लिए। अब आपको पता है कि औसत चाल निकालने में आपको समय खोजा जाता है और इस सवाल में समय दिया नहीं है। तो चलिए समय को निकालते हैं। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, है ना, दूरी बटे चाल। तो पहली दूरी के लिए हम समय निकालते हैं। तो इस दूरी के लिए मान लेते लिया गया समय है T1। तो T1 के लिए देखिए दूरी बटे चाल, दूरी कितना S1 माने और चाल कितना माने V1। तो S1 का वैल्यू है 30 और V1 का वैल्यू है 4। इसको कटाइएगा तो आएगा 3/4। ये घंटा में आएगा, क्योंकि देखिए ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये समय आपका घंटा में आएगा। उसी प्रकार आप T2 भी निकाल सकते हैं। S2 और V2 का वैल्यू दिया हुआ है। दूसरी दूरी को S2 माने हैं और दूसरी चाल को V2 माने हैं। तो यहाँ से T2 आप आराम से निकाल सकते हैं S2 बटे V2। S2 बटे V2 30/20, 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 बचेगा। और ये आपका समय निकला किसमें घंटा में। अब कहता है औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला आप पिछले 2-3 सवाल से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला आता है तय की गई कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। तो यहाँ देखिए कुल दूरी कितना है S1 और S2 माने 30 माने हैं दिया हुआ सवाल में। तो देखिए S1 प्लस S2, सॉरी यहाँ गलत मिस्टेक हो गया, S1 प्लस यहाँ S2 होगा, है ना, S1 प्लस S2 और T1 प्लस T2। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा S1 का वैल्यू भी 30 था, S2 का वैल्यू भी 30 ही था, है ना। उसके बाद T1 का वैल्यू 3/4, T2 का वैल्यू 3/2। आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा 60/9/4, है ना। उसके बाद देखिए आप यहाँ से मैथ अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। यहाँ देखिए आप मैथ को अच्छी तरह से जानते हैं, आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये 60 अपने जगह पे स्थिर रहेगा। इसका अंश
नीचे आ जाएगा और हर ऊपर चल जाएगा। तो ये अंश नीचे है और हर ऊपर चल गया, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको कटाएंगे तो ये 3 से कटेगा और ये 20 से कटेगा, और 20 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, और बटे में 3, इससे इसको कटाइएगा तो आएगा 26.66 किलोमीटर प्रति घंटा आते रहता है। ये आपका हो गया आंसर, और ये आपका था सवाल नंबर 4। चलिए आइए आगे देखते हैं। आइए 5वें सवाल की ओर देखते हैं। कहता है कोई बस 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले, देखिए एक बस है जो कि 150 किलोमीटर लंबे रास्ते पे चलती है। उसके बाद कहता है पहले 30 किलोमीटर की दूरी, पहले जो 150 में से 30 किलोमीटर की जो दूरी तय किया है, किस स्पीड से किया है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, है ना, एक समान चाल से तय किया। शेष 120 के, देखिए 150 में से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। अब 150 में से 30 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 120। अब जो शेष बचा है दूरी 120 किलोमीटर, यह बस किस चाल से तय करे कि उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, औसत चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, टोटल दूरी 150 किलोमीटर, लेकिन उनमें से हम दूरी को अलग अलग डिवाइड किए हैं। पहला दूरी जो है, देखिए यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटा को S1 माने, उसके बाद 120 किलोमीटर, सॉरी S1 जो है हमारा दूरी है, पहला दूरी को माने 30 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा दूरी जो हमारा निकला है 150 में से 30 को घटाने पर निकला है 120 किलोमीटर। उसके बाद देखिए चाल दिया हुआ है, V1 के लिए चाल, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी जो है ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया है। लेकिन 120 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय किया हमें पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसको मान लिए हैं x, है ना। चाल को माने V1, S1 के लिए V1, और S2 के लिए चाल को माने V2। V2 का वैल्यू हमें पता नहीं है, इसी को हमें निकालना है। तो यहाँ लिख दिया है V2 बराबर x, इसको माने हैं। उसके बाद यहाँ देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो T1 बराबर होता है S1 बटे V1। कैसे, तो देखिए समय बराबर, है ना, समय बराबर यानी पहले दूरी के लिए समय निकाल रहे हैं, है ना। तो S1 बटे V1 यानी कि दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। यहाँ देखिए तो 30 से ऊपर में कट जाएगा और आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 घंटा। क्यों घंटा हो में आएगा, तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये आपका किलोमीटर है और ये आपका किलोमीटर पर आवर है ना, इसलिए आपका समय किस में निकला, घंटा में। उसी प्रकार आप T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, S2 बटे V2, S2 बटे V2, S2 का वैल्यू 120 दिया है, V2 का वैल्यू हमें ज्ञात करना है ना। अब देखिए यहाँ पे सवाल में कहा गया है कि हमें औसत चाल दिया हुआ है सवाल में, और सवाल में औसत चाल कितना दिया हुआ है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो औसत चाल के सामने में औसत चाल लिखे हैं। तय की गई कुल दूरी S1 प्लस S2, और दूरी तय करने में लिया गया समय T1 प्लस T2, 30 प्लस 120, और यहाँ देखिए T1 का वैल्यू 1 निकला था, और T2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 120 बटे x निकला था। तो 120 बटे x आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 150 बटे x प्लस 120 बटे x आएगा। आप इसका सही से कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका ये आएगा 150 बराबर 150 इंटू x बटे x प्लस 120। उसके बाद यहाँ देखिए 50 के नीचे में कुछ नहीं है, तो हम अपने मन से 1 दे सकते हैं। तो यहाँ से आप क्रॉस गुना करते हैं, तो 50 से इसको गुना करेंगे, 50 इंटू एक्स प्लस 120 इक्वल्स टू 1 से इस 150 एक्स को गुना करेंगे तो 150 एक्स ही आएगा। उसके बाद आप सारी प्रक्रिया यहाँ से समझ सकते हैं। यहाँ देखिए इसको इससे गुना किए, फिर इसको इससे गुना किए, तो यहाँ पे 6000 आया। और यहाँ देखिए ये एक्स वाले को एक तरफ ले जाएंगे तो ये इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो गया, है ना। 150 में से 50 घट जाएगा, 100 बचेगा, ये अपने जगह पे स्थिर रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना है, तो x इजकल टू क्या होगा, 6000 बटे 100, x बराबर कितना आया, 60, यानी कि वह 120 किलोमीटर की जो दूरी तय किया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय किया है। समझ गए। तो ये सवाल आपका कंप्लीट होता है।
उसी प्रकार देखिए अगला सवाल है आपका 6ठा नंबर सवाल है। 6ठा नंबर सवाल में कह रहा है कि विरामावस्था से सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर राहुल 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। क्योंकि राहुल नाम का एक लड़का है जो कि एक साइकिल को विरामावस्था से सीधी सड़क पर चलाना प्रारंभ करता है और 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में रहता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0 होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद कहता है कि ब्रेक लगाता है वह तब क्या करता है? तब वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में घटकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो प्रथम स्थिति में देख रहे हैं हम कि प्रारंभिक वेग, प्रथम स्थिति में साइकिल को विरामावस्था से लिया गया था ना, तो विरामावस्था में किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0। यहाँ से विरामावस्था से जैसे ही साइकिल को उठाया तो 30 सेकेंड के बाद यानी समय कितना लगा? 30 सेकेंड। और 30 सेकेंड के बाद इसका वेग क्या हो गया? 6 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखिए त्वरण बोला है, तो त्वरण का फॉर्मूला हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक वेग बटे समय, यानी कि v माइनस यू बटे टी। ए बराबर v माइनस यू बटे टी। ये तो आप अच्छी तरह से। उसके बाद देखिए आपका वेग कितना था? अंतिम वेग कितना था? 6 था और प्रारंभिक वेग 0। तो 6 में अगर 0 को आप घटाएंगे तो 6 ही बचेगा। अब बटे में 30 है ना, 6 बटे 30 ये आपका 1/5 आता है। आप इसको कटाएंगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ध्यान देना है कि त्वरण का असहाय मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर आप असहाय मात्रक लिखने में गलती कर देते हैं तो आपका पूरा सवाल गलती हो जाएगा। देखिए अब दूसरी स्थिति में क्या होता है कि जैसे ही साइकिल 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है तो वह साइकिल फिर उस जगह से उस साइकिल में ब्रेक लगना स्टार्ट होता है। तो उस साइकिल के लिए 6 मीटर प्रति सेकेंड उस जगह से आप प्रारंभिक वेग बन जाएगा और फिर अंतिम वेग यानी कि ब्रेक जैसे लगता है तो उसका वेग घटने लगता है और घट करके कितना होता है? 4 मीटर प्रति सेकेंड। ये वेग को घटने में कितना समय लगा? 5 सेकेंड। तो यहाँ से त्वरण निकालिएगा तो त्वरण बराबर हो जाता है अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग 4 था, प्रारंभिक वेग 6 आया था और 4 माइनस 6 बटे 5, यानी कि आप 4 में 6 को घटाएंगे तो -2 आएगा और बटे में 5। इसको आप घटाएंगे तो -0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। क्योंकि यहाँ पे साइकिल में ब्रेक लग रहा है इसलिए त्वरण का मान किस में आया है? ऋणात्मक में आया है। और ऋणात्मक त्वरण को हम लोग क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। समझ गए? इस बात को हमेशा याद रखना है। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। चलिए इसी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।